क्योंकि इंसान पंच तत्व से बना हुआ है, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, ईथर एंड अर्थ। क्या उसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में कहीं आग जल रहा है? तो ये इतने जन्म का जमा हुआ जो पूरा चीज है वो दैट इज संचित कर्म। हमने जो संचित किया है वो है। लेकिन पूरा का पूरा संचित कर्म अगर आपको इसी लाइफ टाइम में दे दिया जाए तो आप उसको बियर नहीं कर पाओगे। बर्थ का बेसिक रीजन ही है कि वो कर्म को डिसॉल्व करना। कर्म डिसॉल्व, आपने डिसॉल्व। अब फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो रखा है, लेकिन आपके प्राण, कार्मिक स्ट्रक्चर जब इंटेंट है और आप शरीर छोड़ चुके हो, ऐसे कंडीशन में आपको तब तक वेट करना पड़ता है जब तक ग्रेजुअली आपका कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व ना हो। और आउटसाइड द बॉडी द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर इज वेरी स्लो। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ नाद द कॉस्मिक साउंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये नया एपिसोड में। हमारे लाइफ में दोस्तों ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम प्रिपरेशन ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आ रहा है या फिर कोई त्यौहार आ रहा है तो उस समय हम प्रिपरेशन ले सकते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा भी एक चीज़ है, वो कभी कभी बिना बताए आ जाते हैं, मृत्यु, मौत। वो डेथ क्या होता है? क्या डेथ के लिए अलग सा कोई प्रिपरेशन होनी चाहिए, या फिर हम ज़िंदगी में शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे करके मृत्यु की तरफ ही लेके जा रहा है? क्या वही एक प्रिपरेशन है? वो सब चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शायन बर्जर जी। शायन बर्जर जी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के जार में इनका जो अनुभव है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं बहुत दिन से तरस रहा था उनके साथ बात करने के लिए, और फाइनली आज मुझे मौका मिल गया है। मेरे स्टूडियो में शान बर्जर जी अभी बैठे हैं, तो चलिए हम पॉडकास्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। स्पेसिफिकली क्या जानना चाह रहे हैं? स्पेसिफिकली ये डेथ जो होता है ना, तो हमने जैसे सुना है कि ये कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और ये कर्म को हम कैसे आगे जाके रिजॉल्व करते हैं, कैसे वो कार्मिक स्ट्रक्चर को हम ख़त्म करते हैं, कार्मिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर हम आज थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। ठीक, मैं उस लाइन पे एक बार आना चाहूँगा जिस लाइन से आपने शुरुआत किया है। वो लाइन बहुत सिग्निफिकेंट एक लाइन है कि अगर आप जीवित अवस्था में हो तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी उसके तो कोई श्योरिटी नहीं है। बट एक चीज़ हम 100% श्योर है कि अगर आप जीवित हो, एक ना एक दिन आपका अंत होना है, आपका मौत होना है, एक दिन आप डेथ के उस पार जाना है आपको। तो ये जो लाइन था कि डेथ इज द ओनली सर्टेनिटी ऑफ योर लाइफ। हम क्या करते हैं, हम एडुकेशन के लिए प्लान करते हैं, किस फील्ड में अपने कैरियर को आगे लेंगे उसके प्लानिंग चलते हैं, शादी के लिए प्लानिंग चलता है, फाइनेंस के लिए प्लानिंग चलता है। लेकिन हमें नहीं पता कि हम सच में शादी कर पाएंगे कि नहीं, हम सच में अपने वो कोर्स जिसमें हमने एडमिशन लिया है उसे कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, क्या पता कल एक्सीडेंट हो जाए। एग्जैक्टली उसका कोई सर्टेनिटी नहीं होता है। लेकिन ये 100% श्योर है कि टुडे और टुमारो डेथ विल अप्रोच अस। तो जब डेथ इतना सिग्निफिकेंट और इतना शॉर्ट एक चीज है, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमें तो सबसे श्योर जो चीज़ है उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही करके रखना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका डेथ बहुत जल्दी हो जाएगा, हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ हमारे साथ होने वाला है, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक, क्या है मृत्यु? ज़्यादातर मृत्यु के सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर्स होते हैं, है ना। वो कुछ वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को देखते हैं, ब्रेन का फंक्शनिंग, ब्रेन स्टेम का फंक्शनिंग, वो कार्डियक एक्टिविटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
पेशेंट का स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन है कि नहीं है, और भी बहुत सारे वाइटल्स फंक्शनिंग देख के एक डॉक्टर डिसाइड करते हैं ईसीजी और बाकी इन्वेस्टिगेशन के साथ कि डेथ है कि नहीं। ये तो गया एक पर्सपेक्टिव ऑफ डेथ। हमने एक और पॉडकास्ट में डेथ के बारे में थोड़ा सा हमने और डिस्कस किया था कि लेकिन वही नहीं, हमारे शरीर में 5 तरीके के वायुज हैं, प्राणवायु, अपाना, उदाना, समाना, व्याना। तो क्या हम वायु के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी मिल सकता है? जैसे देखिए, प्राणवायु, वायु मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वात, पित्त एंड कफ, ये 3 चीज़ का बेसिक कॉम्बिनेशन से सब कुछ, सारे बीमारी, बॉडी के स्ट्रक्चर, सब कुछ डिपेंड करता है। और भी कंसेप्ट है बाद में छोड़ के, धातु है और बहुत कुछ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, टॉक्सिन्स है, आमा है। तो ये वात, पित्त, कफ जो है, उसमें जो वाता वाला पार्ट है वो स्पेस एंड एयर से बना हुआ होता है। अच्छा, राइट। तो ये जो वायु के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वो तत्व है हमारे शरीर में जो एयर से बना हुआ होता है। अब हम बहुत बार बात करते हैं कि भूत शुद्धि पंच तत्व, क्योंकि इंसान पंच तत्व से बना हुआ है, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, ईथर एंड अर्थ। क्या उसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में कहीं आग जल रहा है? ये नहीं। जो फायर है, जो एयर है, जो वाटर है, वो एग्जैक्टली उस सेंस में यूज नहीं किया गया है। एनीथिंग दैट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसको डिनोट करने के लिए हमने वाटर का यूज किया है। अच्छा, जैसे हमारे शरीर में जो मेटाबोलाइजेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में है। तो ये जो मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी है, दैट इज फायर। ओके, फायर इज अ अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में आ जाता हूँ बार बार, क्योंकि वही बात है। अब तो हमने सेल के अंदर का एक अग्नि है, सेल के बाहर का एक अग्नि है। आयुर्वेद में हम जठर अग्नि अलग है, तो धातु अग्नि अलग है। अच्छा, तो अग्नि इज जस्ट द मेटाबॉलिज्म पावर, राइट। ऐसे ही वायु इज समथिंग दैट इज कोल्ड, दैट इज ड्राई, जिसमें फ्लो हो सकता है। दैट जितने भी मूवमेंट है हमारे शरीर में, वो सारे मूवमेंट वायु के कारण है। उसमें जो प्राणवायु है बेसिकली, वो प्राणवायु ये जो हम सांस ले रहे हैं, जो सांस हमारे दोनों नासिका से जा रहे हैं अंदर, और सांस जो बाहर आ रहा है, उसे हम प्राणवायु बोलते हैं। अब ऐसे भी हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में तरकीबें हैं। अगर हम तंत्र में थोड़ा डिप डाउन जाएंगे, कि हमें खाने से एनर्जी लेने से ज़्यादा अपना प्राणवायु को बढ़ा के प्राणमय और ऊर्जामय कोष से अगर हम एनर्जी ले, तो हम बिना खाने के भी सालों साल रह सकते हैं और उतना ही ऊर्जावान रह सकते हैं, है ना। प्राणवायु बेसिकली हमें एनर्जी दे रहा है अपने अंदरमय कोष का। ये ऑक्सीजन अंदर जो जा रहा है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, उसका कंबशन प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो ये है प्राणवायु। ऐसे ही हमारे शरीर में हर लेवल पे यही जो क्वालिटीज हमने बताया कि ड्राई मूवमेंट, किसी भी चीज़ को मूव करवाना, दैट इज वायु का काम है। तो प्राणा, ऐसे 5 तरीके का हमारे पास समाना, व्याना, उदाना वायु है। एक तरीके का वायु है अपाना वायु, जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाता है। अच्छा, तो ये है 5 तरीके के वायु हमारे शरीर। अब जब प्राणवायु बंद हो जाता है ना, जैसे आपका सांस लेना बंद हो गया, तो डॉक्टर ने तो आपको डेथ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाकी वायु को भी अपना फंक्शनिंग बंद करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है अच्छा, ना। जैसे 4 घंटे के अंदर उदाना अपना फंक्शनिंग कम करता है, सवाना और मतलब अप टू 12 आवर्स टू 48 आवर्स टाइम लगते हैं, है ना, हर वायु को निकलने। तो क्या हम बॉडी को 48 आवर्स तक रख देंगे, सारे वायु निकल जाए तब ही डेथ बोलेंगे? ऐसा नहीं। ओके, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 4 घंटा निकल गया, उदाना का इफेक्ट खत्म हो गया, तो पेन फील करने का जो सेंसेशन है वो निकल गया। हाँ, मुझे पता है कि मेडिकली, मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार
हम ये बोलते हैं कि जब हम डेथ डिक्लेयर करते हैं उसके बाद पेन सेंसेशन नहीं होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम और रिसर्चेस पे जाएंगे क्योंकि सनातन धर्म के हर एक चीज़ 200 मतलब प्रतिशत साइंटिफिक है। ओके। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अंधविश्वास में, मैंने उसे इतने बार जांचा और हर लेवल पे मुझे साइंस दिखा है ना। तो चाहे वो जैसे पहले के ज़माने में गोबर का यूज़ होता था, अब वो गोबर का यूज़ जो प्लासेंटा में हम करते थे, वो गोबर का यूज़ कभी कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया, वो एक एड ऑन हुआ है। लेकिन जैसे काउ यूरिन का यूज़ है, उसमें कैलिकर्निन का रोल्स है ना, हाइजीन हाइपोथेसिस आज एक ह्यूज टॉपिक है, तो वो सब उतना ही सच है। तो प्राणवायु जब निकल जाता है और उदान वायु जब निकल जाए तो 4 आवर्स फ्रॉम दैट टाइम हम बॉडी को बर्न कर सकते हैं क्योंकि उसका पेन सेंसेशन खत्म। हमें 4 घंटा वेट करना ही चाहिए, अदरवाइज जो सामने वाला पर्सन है उसे वो आग से जलने वाला सेंसेशन उसका तो ऑलरेडी डेथ हो चुका है। नहीं, वही वो कैसे होता है? स्पिरिचुअली डेथ इज एन ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। वो ऐसा ही एक लम्हा नहीं कि अभी डेथ जैसे मॉडर्न मेडिसिन में बोलते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो जब कार्डियक फंक्शन अरेस्ट पे चला जाता है उसके बाद भी सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता रहता है। अगर आप एक एक सेल को उठाओगे उस डेड बॉडी से, वो उनको डेफिनेटली ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो एनारोबिक साइकिल्स में जाता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, और जब तक वो टॉक्सिन्स इतना लेवल पे नहीं पहुंच सकता कि डिफरेंट ट्यूबल से कैल्शियम रिलीज होकर उनका न्यूक्लियस और उसके बाकी ऑर्गेनल्स को डैमेज कर रहे हैं, वो सेल तक उस लेवल तक जिंदा रहता है। ऐसा नहीं कि हार्ट के फंक्शनिंग बंद हो गया, हार्ट पंपिंग बंद हो गया तो तुरंत ही वो बंदा डेथ में लैंड अप कर गया। ऐसा नहीं होता है बेसिकली। सेलुलर लेवल पे चीज़ें चलती रहती हैं, स्रोतास के लेवल पे चलती रहती हैं, प्राणमय कोश अन्नमय कोश का इंटरेक्शन चलता रहता है। तो अब उस दौरान क्या होता है, एक तंत्र का एक और पार्ट है जो थोड़ा हार्श है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग नहीं है, लेकिन बहुत लोग उस लाइन पे भी जाते हैं, उस हार्डनेस और उस कठिन राह पे चलते हुए भी। वो अघोर तंत्र है ना, अघोर तंत्र। अब अघोर तंत्र आपको अघोरी जनरली शमशान में मिलेंगे। वो इसलिए वहाँ होते हैं कि ऐसे बॉडीज जिनमें प्राणवायु नहीं है लेकिन बाकी सारे बॉडीज इंटैक्ट है। अच्छा, अघोर तंत्र में उस शरीरों का प्रयोग है साधना के मार्ग में। कभी हम अघोर के बारे में बात करेंगे तो हम समझेंगे। और ऐसे बॉडीज को ढूंढने के लिए ही वो शमशान में रहते हैं। Thanks to Candicurt for this beautiful gift hamper. In Candicurt, you can have different types of food items like biscuits, cookies, chocolates, laddus, and cakes. In any occasion, if you want to get any kind of customized or thematic cakes, you can confirm your order by clicking on the link given below. क्योंकि कब वो बॉडी आ जाए उन्हें नहीं पता, एंड दे विल यूज दैट बॉडी। क्योंकि देखिए, वो आत्मा बोल के ना कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। जो चीज़ है वो चीज़ ये है कि आप ख़त्म हो जाने के साथ साथ आपके सारे कैरेक्टर भी ख़त्म हो जाते हैं, हल्का वासना संस्कार एक रह जाता है बस, है ना, आपके इम्प्रेशंस, आपके कार्मिक स्ट्रक्चर के ऑल अराउंड। तो ये डेथ का प्रोसेस है। अब 2 तरीके का डेथ हो सकता है। एक तो नेचुरल प्रोसेस में जो डेथ होता है, अच्छा, एक डेथ होता है जो सुसाइड से हो रहा है, जो एक्सीडेंट से हो रहा है, ठीक। तो अब नेचुरल प्रोसेस का डेथ को पहले समझते हैं कि कब वो डेथ होता है बेसिकली। मतलब हम कैसे समझेंगे कि कब वो डेथ होता है। उसको समझने के लिए कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि कर्म क्या है? कर्म के बारे में हमने जैसे सुना है कि कर्म का बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब जैसे आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, ऐसे हमने सुना है। इसलिए मुझे वही पूछना है कि एक्चुअली कर्म क्या होता है, और ये कर्मिक स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी सुनते रहते हैं, कर्मिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसको बांड करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, दिस एंड दैट, तो वो एक्चुअली क्या है? देखिए, एक जनरल पॉपुलेशन में एक धारणा है कि जो हम करते हैं वो कर्म है। एग्जैक्टली, है ना। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट्स। ये धारणा
दो सही गलत कुछ होता नहीं है, बट हाँ, व्हाट आई फील इज दिस इज नॉट कर्म. कर्म एक इम्प्रेशन है हम पे, इम्प्रेशन है. जैसे नदी के तट पे ढेर सारे पत्थर होते हैं. जब नदी सालों साल, सदियों पे सदियां बहती रहती है और उन पत्थरों के साथ जो घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से उस पत्थरों पे इम्प्रेशंस आ जाते हैं पानी का, है ना. ऐसे ही बाहरी दुनिया का इंटरैक्शन के वजह से हमारे वासना, संस्कार और एनर्जी फील्ड में जो इम्प्रेशन आते हैं वो इम्प्रेशन है कर्म. ओके. अब हम थोड़ा सा हम बेसिक से शुरू करते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमें ये बचपन से सुना है कि अगर अच्छा कर्म करें तो अच्छा रिजल्ट आएंगे, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट. अच्छे से पढ़ाई करो तो मार्क्स पे अच्छा आएगा. एग्जैक्टली. अब ये बात कुछ हद तक तो सही है. हाँ. कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो शॉर्टली आपका नंबर अच्छा आना है ना. और अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो कहाँ से नंबर अच्छे आ जाएंगे. मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको. ठीक. जैसे आप मुझे अभी गोली मारो, है ना. ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, तो स्टिल हमारे युवा फ्रेंड्स के लिए कि आप मुझे गोली मारो. ठीक. द मोमेंट आपने मुझे गोली मार के मार दिया, अब नेचर अगर कर्म का रिजल्ट इंस्टेंटली देना होता तो नेचर का जस्टिस ये होना होता है ना कि एक और गोली आता है और आपको लगता है और आप भी मर जाते हैं. Exactly. वो एकदम जस्टिस है, वो एकदम ऑथेंटिक नेचर है. क्या ऐसा होता है? नहीं होता. तो तब लगता नहीं है कि ऊपर वाला जो बैठा है वो जस्टिस नहीं कर रहा है. तो मुझे थोड़ा सा और समझना होगा ऐसा क्यों नहीं होता. आपने मुझे गोली मार दिया, वो आपका चॉइस था, आपका कर्म था, आपने चूज किया. आई एग्री. लेकिन अगर नेचर आपको अभी गोली मार दे तो आपके घर पे जो आपके माताश्री है उन्होंने तो पुत्र शोक पाने लायक कोई काम नहीं किया था, है ना. और उनको अगर पुत्र शोक का तकलीफ हो तो मेरे साथ जस्टिस करने के लिए नेचर ने आपके माताश्री के साथ इनजस्टिस किया. राइट. अब करुणामय जो है, जो नेचर है, वो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं कर सकता. उस लॉ का भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, वो यूनिवर्सल वो है. तो अगली बार मैं ऐसे ही घर पे जन्म लूंगा जहां माता पिता को पुत्र शोक मिलने का कार्मिक रिजल्ट्स, और तब अगर वो गोली मुझ पे लगता है तो मेरे साथ भी इनजस्टिस है, वो नहीं हुआ, मेरे माँ पिता के साथ भी इनजस्टिस नहीं हुआ. तो ऐसा पार्ट ऑफ कर्म जो हम प्रीवियस बर्थ का लेके जन्म लेते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रारब्ध कर्म. और इस वजह से हम ये बोलते हैं कि प्रारब्ध कर्म से मिला हुआ चीजें कोई खंडा नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये जन्म ही मुझे उस कर्म को भुगतने के लिए हुआ. लेकिन कुछ ऐसा कर्म, जैसे अगर मैंने पढ़ाई नहीं किया, कुछ ऐसा जो इस जन्म का है, उसमें मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है बहुत चीज़ों से, आपके कर्म से, है ना. आप ज़्यादा पढ़ाई करो तो उसमें चेंज हो जाएंगे, मतलब लाया जा सकता है. बट प्रारब्ध ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं लाया जा सकता. अब हम इतने लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम बर्थ रिबर्थ लिए हैं कि हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ संचित कर्म जमा हुआ है. कर्म अगेन कोई काम नहीं है, वो इम्प्रेशन है कर्म, है ना. वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक ढांचा है. तो हमारे पास जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है तो हम लोगों के समझ में आ जाता है कि इसको दिखाई देगा, तो ये क्या दिखाई देता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है या फिर कैसा है वो? ये दिखाई देता है योगियों को, या आपके ऑरा में, एनर्जी फील्ड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. अच्छा. है ना. आपके साथ आप जब किसी जगह जाओगे, अगर कोई ऑथेंटिक योगी होंगे तो वो मतलब आपको देखते ही बता देंगे चीज़ें ऐसे हैं. जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि किसी अनजान लोग के फोटोज़ मुझे भेज देते हैं कि देख के बता दे कि इंसान कैसा है. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत. तो अगर जो ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा में जो ट्रेंड इंडिविजुअल्स हैं, कि जब द मोमेंट उस आपको देखे जा रहे हैं ना, आपके साथ सिर्फ आपको नहीं, आपके संपूर्ण चीज़ को वो देख पा रहे. तो ये इतने जन्म का जमा हुआ जो पूरा चीज़ है वो दैट इज संचित कर्म.
हमने जो संचित किया है वो है, लेकिन पूरा का पूरा संचित कर्म अगर आपको इसी लाइफ टाइम में दे दिया जाए तो आप उसको बियर नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो उस संचित कर्म के एक पार्ट आपको इस लाइफ टाइम में भुगतने के लिए देते हैं, वो अच्छे भी है बुरे भी है, कर्म से डरने की चीज़ नहीं है। दैट इज द प्रारब्ध पार्ट ऑफ इट। अब बहुत बार देखोगे कि बच्चा कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा है बट बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, आपने लॉटरी लिया और लॉटरी लग गया, तो दैट इज द प्रारब्ध कर्म। जो आने वाले चीज़ें दैट इज आगामी कर्म। तो ये जो कार्मिक स्ट्रक्चर है हमारा पूरा, ये कार्मिक स्ट्रक्चर एक जो हम जैसा अभी हमने समझा है कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो अपने एनर्जी फील्ड में है, आपके प्राणमय कोश में और बियॉन्ड प्राणमय कोश बाकी तीनों कोशों में है। अब इस जन्म में आपको जो प्रारब्ध मिला वो 8 to 9 छोटे छोटे पैकेजेस में डिलीवर होता है। अच्छा। ठीक, आप अगर किसी के भी जिंदगी को देखोगे कि हर 8, 9, 10 साल में उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन आता है। हर 8, 9 साल बाद आपको दिखेगा कि एक मोड़ आता है, एक चेंज आता है जिसके वजह से सिग्निफिकेंटली लाइफ इफेक्ट होता है। तो वो कुछ नहीं है, वो एक कार्मिक, वही एक नया पैकेज ऑफ कर्म, जैसे किसी का 5वां चल रहा है, किसी का 6ठा चल रहा है, ऐसे एक नया पैकेज ऑफ कर्म रिलीज आउट होता है। अच्छा, ये क्या ऐसा होता है कि एक खत्म होने के बाद ही दूसरा पैकेज दूसरा शुरू होता है होता या फिर कोई मिक्सअप नहीं हो जाता कभी कभी? एक के बाद एक शुरू होता है कर्म। अच्छा, मतलब एक पूरा खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होता है। अच्छा। मैचअप करेंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब क्या होता है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे आप लास्ट कार्मिक स्टेज में जाते हो और लास्ट कार्मिक बॉन्डेज आपका रिलीज आउट होता है, द मोमेंट योर फिजिकल बॉडी आप डेथ की तरफ चले जाते हो, आप अपना फिजिकल बॉडी को ड्रॉप डाउन कर देते हो। ये बेसिक चीज़ है। अब योग में, साधना मार्ग में ऐसे टेक्निक्स हैं जिन टेक्निकों से हम ये जो कर्म है उसका जो बर्निंग प्रोसेस है उसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्या ये अच्छा है? अब आप बोलोगे कि अगर बहुत जल्दी हम उस कर्म को बर्न आउट करते हैं तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऐसे टेक्निक्स भी हैं जहाँ इसको बर्न आउट करने के बाद जो हमारा संचित में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर रह गया है उसे भी हम इसी लाइफ टाइम में बर्न कर सकते हैं। टफ है थोड़ा सा, लेकिन कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि जब तक वो कार्मिक स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट है, ये जो कंसेप्ट ऑफ मोक्षा है कि वही वाटर ड्रॉप जो समुंदर से निकला और उस समुंदर में वापस मिल जाना, वो तब तक आप नहीं करोगे क्योंकि वो बबल जो है ना, उस बबल के चारों तरफ जो वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से जो चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका कर्म है। वो फूट नहीं रहा है ना, आपके अंदर का हवा और बाहर एटमॉस्फेयर का हवा एक नहीं हो पा रहा है। आप बात समझ गए ना? तो द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू एंड द कार्मिक स्ट्रक्चर, है ना। लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स हम कार्मिक स्ट्रक्चर को एंड करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो एक छोटा सा अमीबा से जन्म लेते हैं, है ना, एंड इवोल्यूशन में हम आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं। इवोल्यूशन आपने अगर आप मेरे साथ अभी वहाँ गए थे नैना देवी टेम्पल में जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था, वहाँ पे आपने विष्णु जी का 10 अवतार देखे, तो आपको याद है वो सीक्वेंस? पहला अवतार विष्णु जी का शिव पार्वती के बाद मत्स्य अवतार थे, है ना। मत्स्य के बाद कुर्म अवतार आए, है ना, फिर वराह अवतार आए, फिर वामन अवतार आए। तो ये जो सीक्वेंस है उससे आप जो चीज़ हमें सीखना था वो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। हम जो थ्योरी ऑफ डार्विन अभी बोलते हैं वो तो हमें पहले ही बता दिया गया है कि जीवन का उत्पत्ति अंडर वाटर हुआ, मछली अंडर वाटर का चीज़ था, फिर ऐसा प्राणी हुआ जो स्थल में और जल में हर जगह दोनों जगह रह सकता है, दैट इज कुर्म अवतार, है ना, कि अब वो पानी में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं। ओके, राइट, रेप्टाइल जो भी हमारे क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज वगैरह। एंड देन लाइफ और प्रोग्रेस हुई। लाइफ और प्रोग्रेस होने के बाद हम पहुंच गए वराह अवतार, मतलब अब एनिमल्स एंड मैमल्स आने शुरू हुए। जब मैमल्स आने शुरू हुए तो कॉन्शियसनेस लेवल और मॉडिफाई हुआ, कॉन्शियसनेस लेवल और इम्प्रूव हुआ। अब हम वामन अवतार में हैं,
वामन अवतार से पहले नरसिंह अवतार आए। नरसिंह अवतार मतलब हाफ वे बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, अर्धावस्था, एनिमल क्वालिटीज एंड ग्रेजुअली आर अटेनिंग द ह्यूमन क्वालिटीज। फिर वामन अवतार आए। वामन अवतार में हम ह्यूमन क्वालिटीज को अटेन कर लिए, बट नाउ वी आर वामन अवस्था, ह्यूमन क्वालिटीज की छोटा अवस्था। फिर परशुराम जी आए। अब हमने ह्यूमन क्वालिटीज को तो काफी अच्छा कंट्रोल में ले आए, लेकिन अभी भी हमने क्रोध और कुछ कुछ चीजों को काबू में नहीं ला पाए। You know, परशुराम जी इज ऑल अबाउट एंगर एंड बट ही इज वेरी गुड स्पिरिचुअल स्टूडेंट एंड ऑल्सो गुरु। एंड देन राम अवतार है। राम अवतार मतलब अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम, इन्होंने सारे मर्यादाओं को, सारे लिमिटेशन को देखा, सैक्रिफाइसेस देखे, लेकिन उनमें अभी तक पॉलिटिक्स नहीं एंटर मारा। अच्छा, अगला वाला लेवल पे अब आपके दिमाग, आपने कॉन्शियसनेस और ग्रो किया, एंड नाउ यू आर कृष्णा, नाउ यू नो पॉलिटिक्स, यू नो मॉडिफिकेशंस, यू नो कि हाँ कि यू आर नॉट ऑर्थोडॉक्स नाउ कि हाँ मैंने वचन दे दिया लेकिन उसी वचन को मैं जिंदगी भर निभाते जाऊंगा। धर्म रक्षा के लिए अगर अधर्म भी करना पड़े तो वो भी धर्म है, और समाज कल्याण हेतु किया गया हर काम ही धर्म है। तो कृष्ण अवतार आए। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है इवोल्यूशन का, एक मतलब ऐसा चीज जिसका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम है, एक मछली का कॉन्शियसनेस और आपका कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस था, उस ये जो 10 अवतार में वही चीज दिखाए, राइट। आप एक छोटा सा चीज अनुभव करो कि आपके घर पे एक चींटी है, तो उसे ये नहीं पता कि अभी दिन है कि रात, आप घर पे हो कि नहीं, हाँ, है ना। लेकिन उस चींटी से आप थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करो, आप एक बिल्ली पालो अपने घर पे, है ना। अब बिल्ली को ये पता है कि आप घर पे हो कि नहीं हो, राइट, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा है कि अभी कौन सा दिन है, कौन सा टाइम, आपका मूड क्या है। अब बिल्ली से थोड़ा और ऊपर जाओ, अब एक डॉग लाओ, अब डॉग और ज्यादा इन्वॉल्व होकर उस चीज को समझ पाएगा, है ना, कि आप जो बोलोगे उसे भी समझ पाएगा, है ना। आप कुछ लाने बोलोगे वो लाके भी देगा आप, राइट। तो ये ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर जा रहा है, ठीक। अब ऊपर जाते जाते कहाँ तक हम क्या करते हैं, हमारा जो ये शरीर, जिस भी प्राणी का शरीर हो, वो एक डेफिनेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को होल्ड कर सकता है। उसके बियॉन्ड अगर उसका कॉन्शियसनेस ग्रो कर गया तो उसको वो अगला वाला यनु पे आ जाता है, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव, ठीक। अब सब लोग ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए आप नोटिस करोगे कि एनिमल की संख्या कम हो रहा है और ह्यूमन बीइंग का संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तक तो पहुंच जा रहे हैं इजीली, बट ह्यूमन बीइंग में आने के बाद जो विकारों की चीजें हैं वो उन्हें मुक्ति की तरफ नहीं धकेल रहे। अच्छा, तो अब मतलब हमारा जो कार्मिक स्ट्रक्चर है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, तो हम बार बार आए जा रहे हैं अपने कार्मिक स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करने के लिए, तो निकल नहीं पा रहे। तो उधर से आउटफ्लो कम हो रहा है लेकिन इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, एज ए रिजल्ट ह्यूमन रेस का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये अब यही चीज, ऐसे कंसेप्ट है, ऐसे चीजें हैं जो मैं अगेन आपको बताऊंगा कि विश्वास नहीं कीजिए बिल्कुल नहीं कीजिए, तब तक नहीं कीजिए जब तक आपको ये चीज़ अनुभूति में नहीं आए, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया विश्वास कर लिया, जब तक आपको कोई साइंटिफिक प्रूफ ना मिले, तो ये अगेन वो चीज़ हो जाएगा कि आपने मेरे एक्सपीरियंस को अनुभव किया, ठीक। तो वहाँ आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये भी मैं इनिशियली, मुझे जब बताया गया था तो मैंने कई साल तक उस चीज़ को विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब मुझे अपने अनुभूति में वो चीज़ अनुभव होना शुरू हुआ, जब मुझे दिखना शुरू हो गया कि ओके ये कार्मिक स्ट्रक्चर एंड ऑल एंड, तब ग्रेजुअली मैं उस चीज़ को विश्वास की तरफ ले। अच्छा, किसी को कैसे पता चलता है कि, या पता चलता है कि कभी कि मेरा कार्मिक स्ट्रक्चर भी खत्म होने वाला है, या खत्म होते जा रहा है? बिल्कुल, द मोमेंट यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स, तो जाने से वो तो आपका चॉइस, आप कब जाओगे। अच्छा, वो हम डिसाइड भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कितना कार्मिक स्ट्रक्चर रहेगा आप सब कुछ पता कर सकते हो। योग में तो आपको प्रीवियस 4-5 वर्थ का भी आपको पता चल जाता है कि वहाँ का क्या था और क्यों था, वो इंटरेक्शन कब का था, जो भी हो रहा है, एवरीथिंग। नो, फॉर दैट यू हैव टू डाइव डाउन मोर, है ना। तो यह है एक चीज़। अब और जैसे ये बोला जाता है कि 84 लाख जोनियाँ कंप्लीट करके हम ह्यूमन बर्थ होता है, वो बात कितनी सच है? वो योनियाँ नहीं है बेसिकली,
अच्छा 80 लाख का मतलब कुछ और है। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, हम इवोल्यूशन के, हम साइंस के बारे में बात करते हैं हमेशा। मैं इसलिए हम इवोल्यूशन वाला प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि इवोल्यूशन में हम इवॉल्व करते 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 ही आगे बढ़ते हैं, है ना। अब वो जो हम है, हमारा सिर्फ वासना संस्कार पीछे वाला रह जाता है। हमारा जो इंडिविजुअलिटी था वो तो खत्म, सिर्फ वासना संस्कार आगे बढ़ता जाता है। उसके कॉन्शियसनेस लेवल, मतलब उसका जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो जब शरीर में होगा तभी हो पाएगा, बट जो अवेयर होने का कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है। ठीक, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली ना जो हमें प्रॉपरली बताया नहीं गया है, हमें सिखाया नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम कोई एडल्ट आते हैं, उनके पैर छूते हैं, है ना, डेफिनेटली छूना चाहिए। हम कैसे पैर छूते हैं? ऐसे, है ना, हमारा हाथ उनके घुटनों तक और ऊपर। अब सच बताना है, ऐसे पैर तो आपने बहुत बार छुआ, वो आपको कुछ मिला उस पैर छूने से? ये नहीं मिलता है। और ग्रेजुअली क्योंकि पैर छूने से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये जो पैर छूने का प्रथा है ये ग्रेजुअली अब लुप्त हो रहा है। आप देखेंगे कि आज से 50 साल पहले जितना ज़्यादा प्रणाम किया जाता था, आज उतना ज़्यादा नहीं है। अब हाँ, बहुत बार तो हैंडशेक से काम निकल जाता है, राइट। है ना। तो क्या है ये प्रणाम करने का कंसेप्ट, है ना। बातों बातों में जब आ गया तो वो बाद में हम डिस्कस थोड़ा कर ही लेते हैं। देखिए, आपने देव देवियों का फोटो देखा होगा जहाँ पे आपने देव देवी का हाथ ऐसे रखे हुए देखे। हाँ, बेसिकली इवन रेकी ऐसा थेरेपी है जहाँ आप हाथ से एनर्जी रेडिएट आउट करते हो, आप उस बीमारी को ठीक करने के प्रयास करते हो, है ना। आप कहीं वो करते हो, प्रणाम रखते हो, तो सामने वाला आपके सर पे हाथ रखता है। एक्चुअली क्या है, उसका जो कंसेप्ट था वो ये है कि जो हमारा पैर एंड हाथ है, सोल्स एंड पाम्स, ये एनर्जी को रेडिएट आउट करते हैं। और ब्रह्मरंध्र जहाँ से हम घुसे थे अपने बचपन में, अपने मातृगर्भ में, जहाँ से प्राण का मतलब एंट्री हुआ हमारे शरीर में, वो ब्रह्मरंध्र में एक रिसीवर है। ब्रह्मरंध्र रिसीव करता है, वो प्राण को भी रिसीव किया, अब ये ट्रांसमिट आउट करता है। तो प्रणाम का जो टेक्निक था, वो टेक्निक ये होना था कि मेरा ब्रह्मरंध्र उनके चरणों पे, क्योंकि चरण इज ट्रांसमीटर, रेडिएटर, एंड वो एक्सेप्ट कर रहा है, और उनका हाथ मेरे सर पे, तो उनके हाथ और पैर से एनर्जी बाहर निकल रहा है और मेरा ब्रह्मरंध्र से एक्सेप्ट कर रहा है। राइट, दिस इज द टेक्निक ऑफ प्रणाम। ओके। लेकिन हम वो चीज़ आज नहीं करते हैं, और नहीं करते तो हमें कोई फायदा नहीं मिलता है, और फायदा नहीं मिलता है तो हम क्यों करें? राइट, इसलिए वो चीज़ छूट जा रहा है। क्योंकि हमें तो वो प्रोसेस ही पता नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसे ये मेरा हम भूल गए हैं। भूल इसलिए गया है ना, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं कि बर्थडे पे कैंडल को बुझाते नहीं और जलाते वक्त, है ना। किसी ने हमें ये सिखाया नहीं है कि प्रणाम इसलिए करो और इस तरीके से करो। किसी ने हमने ये नहीं बताया कि भगवान जी के सामने आरती क्यों करो। तो चीज़ें जब तक हमें नहीं समझाए जाएंगे, उस हर चीज़ के पीछे सिर्फ साइंस है, साइंस को नहीं समझाया जाएगा। अच्छा, बीच में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो आपने जैसे बोला है कि ब्रह्मरंध्र हमारा रिसीवर है और हमारा प्राण भी वहाँ से ही मतलब एंटर होता है। तो हम जब मातृगर्भ के अंदर थे तो उस समय तो मेरे ब्रह्मरंध्र उतना डेवलप हुआ था क्या, उसी से अंदर घुसते थे, या फिर वो मम्मी के होते हुए मेरे अंदर तक जाता है? वो मतलब प्रोसेस कैसे होता है? वो ब्रह्मरंध्र आप गर्भ अवस्था में, आपका बॉडी जैसे जैसे इवोल्यूट होता है, डेवलप हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि इनिशियल 3 महीने में, 3 महीने भी नहीं, और हम बात करें तो बेसिकली वो 40 दिन हम बोलते हैं। अच्छा, 40 डेज, इनिशियल 40 डेज में सबसे ज़्यादा अबॉर्शंस होता है। वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का वजह ये है कि वो जो एक मास है, जो एक मास डेवलप हो रहा है, इनिशियल उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, वो जो मास इनिशियली डेवलप्ड हो रहा है, और जो उस मास के अराउंड उसके माता पिता, उसके परिवार के जो एनर्जी सिस्टम है, और बाहर का जो वासना संस्कार है, उनमें से सबसे ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो मतलब फिट बैठता है वो अंदर आता है। लेकिन अंदर आने के बाद एक इंटरेक्शन होता है सबसे पहले माँ के साथ। अगर वो माँ के साथ वो इंटरेक्शन में सही ठहरता है
तो वो क्या पहले मम्मी के ब्रह्मानंद से अंदर जाती नहीं, अपने ब्रह्मानंद से जा रहा है ना, अपना शरीर तो डेवलप हो ही रहा है? है ना। तो वहां आया और वहां से अगर मम्मी के साथ इंटरेक्शन उसका नहीं बैठ पाया तो वहां से वो ब्रह्मानंद से छूट जाता है। हाँ, कोई महापुरुष आने वाले हैं तो उनका ब्रह्मानंद में घुसने का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उतना एनर्जी होल्ड करने के लिए शरीर को और मैच्योर होना पड़ता है। तो कभी कभार इट इज़ बियॉन्ड 45, 50, 60 डेज, है ना। उसके बाद जाके उसमें लाइफ एक्टिविटीज़, हमें लाइफ एक्टिविटी मेडिकली तो पहले से ही होता है, डेफिनेटली जाइगोट फॉर्मेशन से ही होना शुरू हो जाता है। हमारा सारा टोपोप्लास्टिक क्लियर्स वगैरह वो सब एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब उसमें ही रहते हैं। बट जो बेसिकली हम प्राणवायु का बात करते हैं वो वहाँ से आता है। तो और अगर बहुत बार आपने देखा होगा कि वो आउटर एटमॉस्फेयर से भी इंटरेक्शन में नहीं सेटल हो पाता, उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो भी वो निकल जाता है। तो वो पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए इस सनातन धर्म में गर्भ अवस्था धारण करने के लिए भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमें करना चाहिए। आजकल कुछ दोबारा शुरू हो रहा है, दोबारा हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। बीच में लगभग वो चीज़ें खो गए थे, हम वो स्टेप्स नहीं करते थे। हम गर्भधारण के लिए अपने आप को बिना प्रिपरेशन के ही गर्भधारण कर ले रहे थे। ये जो जेनेटिक डिजीज़ है उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो सब हमें देखना है। तो मोटा मोटा ये है कर्म, ये ढांचा, और ये है कर्म, और ये बर्थ का बेसिक रीज़न ही है कि वो कर्म को डिसॉल्व करना। कर्म डिसॉल्व, आप भी डिसॉल्व, ये है मोटा मोटा कार्मिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ऐसा होता है कि जब पे मेरा कर्म खत्म हो गया, मतलब एक कार्मिक स्ट्रक्चर या फिर वो खत्म हो जाता है, तो मेरा मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद कितना टाइम लगता है? अगर दोबारा जन्म लेना होता है तो फिर वो कितना टाइम लगता है? वो कितने दिनों के बाद वो सब कुछ होता है? देखिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप गरुड़ महापुराण के अंदर जाओगे, अब वही चीज़, कोई भी नॉलेज हम डिवाइड करते हैं श्रुति शास्त्र एंड पुराना। मतलब क्या? श्रुति शास्त्र एंड पुराना। जो श्रुति शास्त्र है, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। किसी ने सुनाया, हमने सुन लिया। अच्छा, वेदास, उपवेदास। जो स्मृति शास्त्र है वो हमारे स्मृति से आया हुआ चीजें हैं। उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, है ना, जितने भी उपनिषद है, शंकराचार्य ने ही हमें बहुत सारे उपनिषद करना कथा, छांदोग्य उपनिषद, ये सारे उपनिषद और बहुत सारे उपनिषद, कैवल्य उपनिषद। तो ब्रह्मसूत्र एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये सारे चीज़ें जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए तैयार किया, ये हो गया स्मृति। और हो गया पुराना। पुराना मतलब ये सारे जो इतिहास का पार्ट है, दैट इज पुराना। इतिहास का पार्ट मतलब आप रामायण बोल दीजिए, श्रीमद् भागवत बोल दीजिए, महाभारत बोल दीजिए, ऐसी गरुड़ महापुराण है, शिव पुराण है, दिस आर द पार्ट ऑफ पुराना। ओके, तो द मोस्ट साइंटिफिक थिंग इज इन द वेदास। ओके, तो गरुड़ पुराण इज गुड, लेकिन आप अगर यही डेथ और पोस्ट डेथ के प्रोसेस को समझने चाहोगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी और बहुत इजी भी है। इनिशियली डेथ के बाद क्या होता है, ऋणानुबंधा क्या है? ऋणानुबंधा एक्चुअली द मोमेंट यू आर लिविंग द बॉडी, आप इतने सालों से इस बॉडी को तो आप खुद के बॉडी देखे थे, राइट? ये शर्ट आपका था, ये फोन आपका था, ये चेयर आपका था, ये बेड आपका था। तो द मोमेंट यू आर आउटसाइड, you don't have a power of inhibition, you don't have a power of viveka and judgment, you just have the tendencies, right? वासना संस्कार है बस। आप वो इनहिबिशन पावर तो बॉडी के साथ खत्म। अब आपको तो ये नहीं लग रहा। टेंडेंसी के बारे में एक एग्जांपल दे सकते हैं ताकि दर्शकों को और भी थोड़ा समझ में आ जाए एकदम इजीली? मतलब वो टेंडेंसी एक्चुअली होता क्या है? टेंडेंसी है किसी, मतलब किसी का अगर पैसा कमाना वो टेंडेंसी, मुझे और भी पैसा चाहिए, और भी पैसा चाहिए, वो क्या एक टेंडेंसी बन सकता है इनका? अब पैसा तो एग्जैक्टली एक मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन और पाने का एक टेंडेंसी है। अच्छा, है ना? तो एक संस्कार है, एक इम्प्रेशन है। तो अब वो जो वासना संस्कार निकला है उसके लिए तो वो बॉडी अपना था, राइट? उसके लिए अगर वो बॉडी अपना था, वो अब वो शर्ट अपना है,
उसे वो तो उस शर्ट को पकड़ने की कोशिश करे जा रहे हैं, मतलब पकड़ने के लिए। वही बात को लोग गलत समझ लेते हैं कि आत्मा पकड़ने के लिए, मतलब वो अपने एनर्जी फील्ड को उसके साथ अलाइन करके वही कंफर्ट जोन में आने की प्रयास में है, लेकिन वो होता नहीं। तो ये जो इंटरेक्शन है इसे हम ऋणानुबंधता बोलते हैं, अच्छा है ना। ऋणानु, इसलिए हम ये बोलते हैं कि किसी भी इंसान के कपड़े किसी और को नहीं पहनना चाहिए। आप अगर अभी ये शर्ट खोल के रख दोगे और मैं ये शर्ट को फॉरेंसिक लैब में भेजूंगा, इसमें आपके शरीर के बहुत सारे सेल्स मिलेंगे मुझे, उससे आपके डीएनए निकाल सकता हूँ। डीएनए निकाल के मैं, अभी तक हमारे साइंस उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आगे इतना पहुंच जाएंगी कुछ डीएनए की इन्फॉर्मेशन से, हम क्लोन करके आपको पूरा दूसरा सिद्ध बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कार्बनिक स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होगा? वो क्या वो भी डिवाइड होगा या फिर क्या? जान नहीं दे सकते, फिजिकल बॉडी में जरूर बना सकते हैं। तो अब ये एक चीज हो गया जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर में। ऐसे हम किसी और का कपड़े किसी और को पहनना ही नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अब ऋणानुबंधा ट्रांसफर होता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। अब जब बॉडी कंफ्यूज हो जाता है ना, इसलिए किसी का डेथ भी होता है ना, तुरंत उसके जितने भी ऐसे चीजें हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्योंकि वो जो वासना संस्कार है, वो जब वो चीजें मिलेंगी नहीं तो वो बहुत इजीली वहां से हट सकते हैं। तुरंत उन चीजों को जला दीजिए, डिस्ट्रॉय। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, गरीबों के बीच में बांट देते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी कर्म कर रहे हैं। नहीं, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो उनके लिए भी नहीं सही और जिनको आप दे रहे हो उनके लिए भी नहीं सही, राइट। है ना। किसी को भी नहीं, वी हैव टू डिस्ट्रॉय। तो अगर किसी को कुछ देना है तो नया कपड़ा खरीद के नया दे दीजिए ना, कोई इशू नहीं है, नया दे दीजिए। हम जो दान के प्रोसेस में कभी भी हमने पुरानी चीज का दान तो सनातन धर्म ने बोला ही नहीं, है ना। हम गाय भी देते तो नया गाय देते हैं, है ना। अब गाय का कुछ और सिग्निफिकेंस वो हम बात करते हैं, तो यहाँ तक चीजें आ गई। अब ये ऋणानुबंधा हो गया। ऐसे ही द मोमेंट वो बंदा निकल रहा होता है, देयर इज समथिंग कॉन्सेप्ट नोन एज भैरवी महायात, दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं, अपने जिस लेवल से आपने अपने पूरा जिंदगी जिया, जिस इंटेंसिटी से, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी होकर आपके सामने आ रहा है। तो आपने अगर पूरा जिंदगी डिप्रेशन में और दर्द में जिया हो तो भैरवी यात्रा इज वेरी टफ टू बियर। और आपके हर लम्हा अगर मस्ती से जिया हो तो भैरवी महायात्रा इज वेरी इजी। अच्छा, ये कब हम लोग को मिलता है? द मोमेंट यू आर लिविंग द बॉडी, अच्छा, मोमेंट यू आर लिविंग एकदम लास्ट मोमेंट पे। Exactly. The moment you are leaving the body, that is Bhairavi Mahayatra. And in Bhairavi Mahayatra, things are like this. ठीक, अब बॉडी निकल गई, अगर उसका कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व्ड है तो वो ढूंढने की प्रयास करेगा। अब अगर एकदम डिसॉल्व्ड है, दैट इज यू हैव क्रॉस्ड 84। वंस यू हैव क्रॉस्ड 84, लगभग आपका कार्मिक स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं कि ठीक है एंड में आ जा रहा है, तो आपको बहुत जल्द यू विल फाइंड अनदर होम। फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन से जो आपको बेस्ट लगेगा आप वहाँ जाओगे, वहाँ ब्रह्मांड से घुसने की प्रयास करोगे। जब वो मास तैयार हो जाएगा, घुस के इंटरेक्शन देखोगे, इंटरेक्शन सही लगा तो वहीं रुक जाओगे, नहीं लगा तो निकल जाओगे। और निकल गया, उसके बाद क्या होता है? मतलब दोबारा कहीं और की कोशिश। अच्छा, वो प्रोसेसिंग कितना टाइम लगता है, लगभग कितना टाइम लगता है? टाइम तो डिपेंड करता है अपने इंटेंसिटीज में ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं। अच्छा, जैसे इधर हमने देख लिया है कि कार्बनिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद ही उसका नया स्टार्ट होता है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया है या फिर सुइसाइडल कोई टेंडेंसी है, उस वजह से उसका डेथ वहाँ होता है, प्रॉब्लम आता है। एक्सीडेंटल डेथ्स वह तो कार्बनिक स्ट्रक्चर भी शायद खत्म नहीं होता। बहुत इंटेंस रहते हैं। आपका कार्मिक स्ट्रक्चर बहुत इंटेंस है, लेकिन आपका फिजिकल बॉडी प्राण को हैंडल नहीं कर पाता, बिकॉज फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया है। अब फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो रखा है, लेकिन आपके प्राण, कार्मिक स्ट्रक्चर जब इंटेंट है और आप शरीर छोड़ चुके हो, ऐसे कंडीशन में आपको तब तक वेट करना पड़ता है जब तक ग्रेजुअली आपका कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व ना हो। और आउटसाइड द बॉडी द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर इज वेरी स्लो। राइट। मतलब किसी को 10,000 साल तो किसी को 50,000 साल, इन चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली कार्मिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। तो सुइसाइडल डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स, उन चीज़ों में हमें
नॉर्मल डेथ की तरीके से काम नहीं करना है। उन डेथ के बाद जो प्रोसेस है वो अलग है। जिस तरीके से हम उस कार्मिक स्ट्रक्चर को बंद, यहाँ से हम जितना सपोर्ट दे सकते हैं पूरी तरह से नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर आप रिसेप्टिव हो, आपके ऑल अराउंड इतने सारे वासना संस्कार आपको अगर दिख रहे हो, तो आप अगर ऐसे जो लोग गए ना उनको ज़्यादा इंटेंसली फील कर पाओगे इन कंपैरिजन टू जो 50-60 के बाद गए हैं उनसे। क्योंकि कार्मिक स्ट्रक्चर जितना इंटेंस होगा उतना ही आपको वो चीज़ दिखेगा नहीं। तो ये बात है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही दिन अभी जन्म लिया, अभी खत्म, तो उनके पास वो कार्मिक स्ट्रक्चर रहता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको ही डिसॉल्व करना आए थे ना। अच्छा, तो इसलिए हम उन्हें एक अलग तरीके से जो अंतःक्रिया है वो डिफरेंट है। उस टॉपिक में कभी काल भैरव क्या किया है, काल भैरव क्रिया कैसे करते, तो वो गुरु शिक्षा परंपरा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि डेथ मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड सुइसाइडल डेथ, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा पता चल गया है। भूत प्रेत को लेकर एक भ्रम है या फिर वो सच है, मतलब उनका एनर्जी कभी कभी फील हो हम लोग? प्रेत बोल के तो कुछ होता नहीं। अच्छा, क्योंकि जैसे हमने देख लिया कि एक भूत हो गया, वो एक प्रेत हो गया, वो आपने पकड़ लिया, आपके वो मूवीज में हमने देख लिया कि वो मतलब अलमारी के ऊपर है कहीं, उसके नीचे छुप गया, आपको खींच लिया, आपको खा लिया। ये ऐसे नहीं है। अच्छा, दे आर जस्ट वासना संस्कार्स, दे आर सम एनर्जी दैट इज मूविंग ऑल अराउंड। अच्छा, वो वासना संस्कार है। तो वो क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा कोई बॉडी चाहिए ना, दे आर सर्चिंग फॉर अ वूंड। अच्छा, तो वो एनर्जी जब हमारे सामने होता है तो हम थोड़ा फील कर पाते हैं। हम कभी कभी नहीं हमको फील डर कर लगता पाते है। हैं। 90% लोगों को तो फीलिंग नहीं हो, अच्छा, क्योंकि वो इतना सबटिलर है। जो ऐसे चीजें हैं जो इंटेंस कार्मिक स्ट्रक्चर में है और आप बहुत रिसेप्टिव हो, अच्छा, तभी आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमको बहुत डर लगता है। है। वो तो डर इसलिए लगता है क्योंकि लोगों ने उसका डर आपके दिमाग में डाल रखा है। अच्छा, इसलिए होता है है। ना। और कभी कभार आप अगर रिसेप्टिव हो, वो एनर्जी के साथ आपको मैच नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक अनईजी फील होगा। डर किस चीज का? ओके, डर तो तभी आएगा ना जब हमें कुछ खोने का बचा होगा। ज्ञान का परिधि में डर का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि क्या ही खोएंगे, कुछ है ही नहीं। मतलब एवरीथिंग इज वही शून्य, भस्म वाली रस्म कर दो आदि होगी ना। शून्य से था, शून्य में है। वो जो अगर आप छांदोग्योपनिषद शुरू करोगे, इसका जो पहला लाइन है शांति पाठ का कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्णमुदच्यते पूर्णस्व पूर्णमवाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर हम पूर्ण से इन्फिनिटी सब्सट्रैक्ट कर दे तो भी इन्फिनिटी ही रह जाता है। क्या खोएंगे? कुछ नहीं बचा। मतलब वो चीज़ ऐसा है। तो ये बेसिकली एक चीज़ था कि बर्थ, डेथ, कर्म के ऊपर। अब यहाँ एक छोटा सा, क्योंकि हमने कर्म के बाद बोला, हम व्यूअर्स को थोड़ा सा एड ऑन करना चाहते हैं कि महामृत्युंजय, ये आजकल बहुत, अब हर मंदिर में जहाँ जा रहे हो महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय पूजा, महामृत्युंजय ये और वो। क्या है महामृत्युंजय? क्योंकि कर्म के साथ अभी तो बोला जाता है ना कि वो हीलिंग के लिए हम कर से, कोई बीमारी में पड़ जाए तो बोलते हैं कि महामृत्युंजय जब करो तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि महामृत्युंजय का इतना मिसयूज आपको भी, मतलब व्यूअर्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। महामृत्युंजय एक्चुअली एक टेक्निक है कर्म बर्निंग को तेज करने का। कार्मिक बर्निंग जो है, जिस प्रोसेस में जिस स्पीड से कर्म बर्न हो रहा है, उस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर देने का टेक्निक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी कार्मिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है तो मृत्यु जल्दी हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपको जो बीमारी आया, वो बीमारी आपके कौन से पैकेज ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर की वजह से। अगर आपके पास 8 पैकेज ऑफ प्रारब्ध है एंड यू आर इनटू 5th, और 5th के वजह से आपको ये बीमारी है, तो अगर आपने महामृत्युंजय करवा लिया तो 5th का अगर क्रॉसिंग ओवर होकर 6 शुरू हो जा रहा है तो आपका बीमारी ठीक हो गया। अच्छा, अब यही सब, बीइंग अ डॉक्टर आई शुड नॉट प्रमोट unless and until it is being backed by evidence-based medicine, राइट। because मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, तो मैं एज ए डॉक्टर इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ unless and until मॉडर्न मेडिसिन उसे, हाँ मुझे ये पता है कि आने वाले समय में ये प्रूव हो जाएगा। जब हो जाए तभी विश्वास कीजिएगा।
मेरा खुद का अनुभूति, और मैं उस चीज़ को पहले भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने खुद अनुभूति से अनुभव कर लिया और इन चीज़ को जब मैंने क्लियर कट समझ में आ गया मुझे वो लॉ, तो मैं श्योर हूँ, लेकिन स्टिल आप लोग नहीं श्योर हो गया। ये एक मतलब मेरा रिक्वेस्ट है। तो महामृत्युंजय अगर वो डिस्क्लेमर नीचे से नहीं तो पूरा मेडिकल एसोसिएशन मेरे अगेंस्ट आ जाएंगे, क्योंकि आई डीपली रिस्पेक्ट मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट मतलब एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, रेकी, जितने भी ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यूनिफिकेशन ऑफ ऑल हीलिंग ब्रांचेस टुगेदर। अच्छा, रेकी बोलने से मुझे और एक क्वेश्चन याद आया, उस समय मैं करने वाला था कि रेकी में हम जब किसी को हीलिंग करते हैं वह तो हीलिंग ही होता है ना, तो वो हीलिंग प्रोसेस के दौरान जो लोग सफरिंग हो रहा है सफरिंग, तो उनसे कुछ एनर्जी हम रिसीव भी करते हैं, पर जो कर रहे हैं उनका भी कोई प्रॉब्लम होता है उस समय। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेकी हीलिंग में देयर इज एन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इस वजह से मैंने रेकी 1 रेकी 2 दोनों कर रखा है, तो इस वजह से रेकी हीलिंग मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट नहीं करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल वेरी मच इंडिकेटेड, बिकॉज जो कर रहा है उस पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं अगर उसके बर्निंग टेक्निक्स बहुत सही नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके बर्निंग टेक्निक्स पे, आपने अपने गुरु शिष्य, अपने गुरु के सारे चीज़ें आपको क्लियर है, पूरा लॉ क्लियर है, आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर की तरह क्लियर है, तो आप बर्न कर लोगे आपको चीज़ों। अगर नहीं है तो रेकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी प्रॉब्लम्स है, कुछ आप में भी प्रॉब्लम आता है कुछ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं रेकी प्रैक्टिशनर और जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है उसको अगेंस्ट में हूँ। जो कर रहे हैं डेफिनेटली वो लोग इतना एलिजिबल हैं कि वो कर्म को सही तरीके से रिलीज आउट करवा पाए, इसीलिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड नहीं है वो नहीं कीजिएगा रेकी, और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कोई ऑथेंटिक प्रॉपर रेकी मास्टर से ही लीजिएगा, इनको रेकी के बारे में, उनके बेसिक्स और कार्मिक स्ट्रक्चर बर्निंग के बारे में बहुत सिग्निफिकेंटली पता हो। रेकी से पहले कर्म के बारे में बात कर रहे थे ना, महामृत्युंजय के बारे में। तो अगर ये 5वें पैकेज में हो तो वो हील हो जाएगा, आपको लगेगा महामृत्युंजय की वजह से मेरा पेशेंट सही होगा। लेकिन अगर वो 8वें पे हो, लास्ट बर्निंग, देन महामृत्युंजय अगर उस कर्म को तेजी से बर्न आउट कर दे तो डेथ विल अप्रोच। तो कब महामृत्युंजय कराना चाहिए और कब नहीं चाहिए, वो भी एक प्रॉपर ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों तरफ हाँ मिलावट चल रहा है, एक प्रॉपर ऑथेंटिक गुरु से परमिशन लेने के बाद ही कराना इसलिए चाहिए कि गुरु को पता है कि कौन सा जो देख पा रहा है ना आपके ऑरा सिस्टम आपके चारों तरफ, उन्हें पता है। तो एंड देन इफ यू वांट टू हेल्प दैट सोल हु इज सफरिंग, तो वो Only that- कैसे समझें कि वो then you need ऑथेंटिक? you need that much of साधना yourself। हर बंदा उस लेवल तक पहुंच सकता है, क्योंकि क्या ये प्री डिसाइड नहीं है कि इनके साथ इनका ही मिलना है, जैसे हम प्री डिसाइड तो नहीं है। अच्छा, प्री डिसाइड अगर बोल देंगे तो हम कर्म करना ही छोड़ देंगे, बट हाँ वो इंटरेक्शन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपके एनर्जीज का इंटरेक्शन है। आपने एनर्जीज के इंटेंसिटी को चेंज कर दिया तो चीज़ें कुछ और हो जाएंगी, आपने अपने एनर्जी के कुछ और रखा तो चीज़ें कुछ और आएंगी। तो वी अट्रैक्ट एवरीथिंग, इवन वी क्रिएट आवर ओन लक। हम जो समझते ना कि वो लक वो कैसे होता है? जैसे ये भी हमारे दर्शक श्रोताओं को कुछ यूज होगा कि देयर इज मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो क्या मैं attract कर मेटेरियलिस्टिक ग्रीन में यस वी कैन बट नहीं करना चाहिए। बट हाँ देयर इज अ टेक्निक। अब ये टेक्निक क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोट एंड कोट, इसीलिए मैं ओपन कैमरा में बोल रहा हूँ। नहीं तो बाकी टेक्निक्स, हजारों ऐसे टेक्निक्स हैं हमारे फील्ड में, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। There is a part of your mind known as चित्त, very difficult to enter, ठीक। और आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक, चित्त ऐसा एक स्टेट है कि उस स्टेट में जो भी थॉट आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज हो जाएगा। हाँ, अब एक साधक तो इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास पार है अपने चित्त तक पहुंचने का, राइट। लेकिन एक आम आदमी कैसे पहुंचे? द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड कॉन्शियसनेस, जो वो अर्ध नींद का अवस्था है ना, कि हम ग्रेजुअली जा रहे हैं नींद में और नींद
पूरा गए भी नहीं, सिर्फ वो टाइम में हम अनकॉन्शियसली कभी कभार हमारा चित्त का दरवाजा खुला रह जाता है। ठीक, तो अगर कोई चीज आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहले बता रहे, इसलिए मैंने ऑन कैमरा बताया। ओके, तो आप सोने से पहले जो आपका लास्ट थॉट है ना, उस चीज के बारे में, उसी चीज को विजुअलाइज करते 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 आप सो जाइए। अच्छा, जैसे कुछ दिन आपने तक वो बोला है चीज़ को- कि ये किसी के हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर हम वही थॉट्स मतलब जनरेट कर रहे हैं कि किसी को मुझे मारना है, ऐसा कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? देखिए, मैंने जो बोला कि वो चीज़ हार्मफुल नहीं है, वो आपके इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के लिए नहीं बोला, इस प्रोसेस के लिए बोला कि चित्त तक पहुंचने का। अच्छा। वो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस का तो जो रिजल्ट है वो तो आपका खुद का पर्सनल चॉइस है, ओके, उसका रिजल्ट तो हर चॉइस का अलग रिजल्ट है। अब आप किसी को मारना चाहोगे तो उसका कुछ अलग आएगा, आप किसी को बचाना चाहोगे उसका कुछ अलग आएगा, वो इंडिविजुअल तक है। जो निगेटिव है कि इस प्रोसेस को करते हुए, जैसे पंचांग साधना है, मतलब और भी बहुत तरीके के साधन जिसके अलग निगेटिव हो सकता है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, कुंडलिनी होगा, जो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि मैं कभी मूलाधार के फंक्शनिंग, स्वादिष्टान के फंक्शनिंग, स्रोताज और ये सारे चक्र सहस्त्रधार से कैसे कनेक्ट, ईडा विंगला पिंगला क्या है, उनके डिटेल बहुत ज़्यादा अंदर मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं ऑन कैमरा बताऊँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ 1 to 1 सबसे पहले तो सामने वाले को मुझे इतना जज करना होगा कि मैं श्योर हो पाऊँ कि सामने वाला एलिजिबल है। उसका कम से कम 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 मुझे परीक्षाओं से गुजारना है। जिस दिन उस पर मुझे शॉर्ट हो गया, वट एवर इट मे बी इंडिविजुअल पर्सनल गेन के लिए, यू विल नॉट यूज इट, एंड जब मैं वहाँ श्योर हो जाऊँगा तभी वो चीज़ को दिया जा सकता है। अष्टांग साधना एक बहुत अलग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साधना है, तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। अब अगर वैसे नींद के टाइम आप अब द लास्ट थॉट आप अगर वो चीज़ सोचते हुए सो जाते हो कुछ टाइम फ्रेम का, जैसे 2 मून साइकिल, ठीक है, तो ग्रेजुअली आप नोटिस करोगे कि यू है, और अगर आप, क्योंकि आपको पता नहीं ना किस दिन आप चित्त में घुस जाते हो। समाधि की अवस्था में भी चित्त बहुत सिग्निफिकेंटली हम जाते हैं, तो बहुत बार क्रिया योग में अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कुछ क्रियाएं करवाते हैं ना, क्रिया के बीच में हम बहुत बार चित्त में चले जाते हैं, और नींद से उठने के बाद द पहला थॉट, ओके, वो भी वो ट्रांजिशन टाइम है। तो वो 2 टाइम में अगर हम वही थॉट को रखें तो देयर नॉट 100% बट देयर इज अ गुड चांस कि दोस थिंग विल मैनिफेस्ट। लेकिन हाँ, ये भी मैं साथ में बोलना चाहूँगा कि अपने पर्सनल गेन और बेनिफिट के लिए ऐसे टेक्निक्स का यूज़ ना करना इसलिए सही है क्योंकि उससे आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक लोड को बढ़ा ही रहे हो। राइट, तो हमें तो अपने कार्मिक लोड को कम कर उस बबल को तोड़ना है और वो बाहर का हवा के साथ अपने अंदर के हवा को मिला देना, वो हमारा पर्पस है। तो लेकिन हाँ, है टेक्निक्स, तो इसलिए हम बताएंगे कि उसके कुछ एडवांटेज और भी 2 क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त तो क्या होता है, और सही टाइम क्या है सोने का और नींद से जगने का, वो सही टाइम क्या होता है? और अगर कहीं मेडिटेशन करना है या फिर क्रिया साधना जो कुछ भी कोई कर रहा है, घर में योग साधना कर रहा है, तो उसका सही टाइम क्या होता है, कभी सब चीज़ करना चाहिए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत सारे साइंटिफिक पॉइंट्स भी हैं, है ना। आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल का पीकिंग टाइम मॉर्निंग में आएगा, आपके शरीर में मेलाटोनिन का जब आप बंद करते हो उसका ड्रॉपिंग डाउन टाइम, ठीक। बट यहाँ तक ही नहीं, जैसे आजकल एडवांस, अगर डेफिनेटली कोई रूमेटोलॉजिस्ट हैं अगर जो एडवांस रूमेटोलॉजी में बात करते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर हम जो पेशेंट मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना, उनमें द राइज ऑफ CRP जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बहुत कम रहता है। क्यों रहता है, उस पर रिसर्च करते करते हम यहाँ इस कंक्लूजन तक अभी जा रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, अभी तक प्रॉपरली उसको एविडेंस बेस ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हमारे पास अच्छे खासा एविडेंस है कि सुबह का जो इंफ्रारेड रेज है, जो रेड लाइट का, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब आपको पता नहीं है कि हमारे किचन में एक पूरा दवाई का चीज़ है जो कलौंजी है, जो हम बांग्ला में कालो जीरा बोलते हैं, वो एक्चुअली NLRP3 रिसेप्टर पाथवे से उसको ब्लॉक करके, अगर मेरे मेडिको फ्रेंड कोई है, इन्फ्लेमेशन बनने से रोकता है और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर देता है।
जो हल्दी हम हर खाने में डालते हैं एक्चुअली, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ क्यूक्रिमिन है जो अगेन इम्यूनोमोड्यूलेटर टीएनएफ को ब्लॉक करके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। तो जितनी भी चीज़ें, आप काली मिर्च खा रहे हो उसमें पेपरिन है, मतलब एवरीथिंग, मॉर्निंग वॉक का सिग्निफिकेंस, ये सारा तो साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो डेफिनेटली अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बेस्ट टेक्निक है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा एक टेक्निक है जहाँ शॉर्ट अगर आप 2 प्रहर पहले सूर्योदय से, 2 प्रहर पहले, क्योंकि 1 प्रहर तो आपको तैयारी में लग जाएगा, अच्छा, है ना, एंड देन उस टाइम आप स्नान आदि अपने दिनचर्या, अपने ऋतुचर्या कंप्लीट कर अगर आप अपने साधना प्रैक्टिस करो तो वो बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है। और सच बताओ तो साधना ही जीवन है। अगर आप मुझे बोलो टाइम ऑफ साधना, तो पूरा जिंदगी ही साधना है ना। अगर आप लता जी को बोलोगे गाना गाने का समय कौन है, पूरा जिंदगी ही गाना है। तो हाँ, वो टाइम अच्छा है, बट एनी मोमेंट यू कैन डू साधना, दैट इज नॉट एन इशू। साधना क्या है? अपने आप से, अपने ही आप को जोड़ना, खुद से खुद का पहचान ही तो साधना है। वो एक गाना है ना, अरे आत्मारे तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है ना। उसमें एक लाइन है कि तुझे पिंजरे से प्यार, तू तो मुक्त पक्षी है, तुझे पिंजरे से प्यार कैसे हो गया, है ना। उसमें एक और लाइन है कि लगा गोता अंदर तो खुद ही शांति का धाम है। तो अंदर गोता लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना कि बाहर तो गोता लगाना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई होप आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा हमारा ये नया एपिसोड, और इट वाज अ वेरी डीप कॉन्वर्सेशन विथ डॉक्टर सायन भट्टाचार्य जी। बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ गुरु स्टोरीज है या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी का एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो फिर हमारा जो मेल आईडी है उसमें एक मेल डाल दीजिए। हम दोबारा लौटेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, एक नया गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।